हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके स्टैंडर्ड क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है, आपकी जो सीरीज साइंस की चल रही है ये है आज मिक्स है। बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, फिजिक्स और केमिस्ट्री, रासायनिक विज्ञान। ठीक है, आपकी ये तीनों मिक्स हैं आज। तो पहला जो आपका क्वेश्चन है वो क्या है, त्रिविध टीका किन तीन रोगों के लिए दिया जाता है। ये आपको बताना है कि यह है त्रिविध टीका किन तीन रोगों के लिए दिया जाता है। तो ए ऑप्शन है डिप्थीरिया और चेचक तथा टाइफाइड। बी ऑप्शन है डिप्थीरिया और चेचक पीलिया या पोलिया भी बोल देते हैं इसको, ठीक है, पीलिया भी बोलते हैं। और सी ऑप्शन है डिप्थीरिया, काली खांसी तथा टेटनस, ठीक है। और डी ऑप्शन है डिप्थीरिया, पीलिया तथा टाइफाइड। तो आपका जो ऑप्शन है, आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस। ठीक है, आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है, ये आपको बताना है। सुचालक के बारे में मैं बता दूं, जिसमें धारा यानी कि जिसमें इलेक्ट्रॉन की धारा बह सके, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, सुचालक। तो वो है जिसमें करंट लग सके, अगर लैंग्वेज में बोलें जिसमें करंट लग सके, वो इनमें से क्या चीज है। पहली है अक्रिय गैस, दूसरी है वायु, फिर प्लाज्मा, फिर क्या है, जल वाष्प। जो इसका जो ऑप्शन है वो है सी, प्लाज्मा। ठीक है ना, इसका जो ऑप्शन क्या है, प्लाज्मा। तो ना ही अक्रिय गैसों में करंट लगता है यानी कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो सकता है, ना ही वायु में, ना ही जल वाष्प में। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो सकते हैं वो केवल क्या है, प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा एक खून का अंग है, मतलब जो हमारा रुधिर, जो ब्लड जो होता है, तो जो ब्लड में पाया जाता है प्लाज्मा। ठीक है, आगे देखिए। पौधों के लिए अनिवार्य तत्वों की कमी किन किन को दूर की जा सकती है, मतलब जो किन किन को देकर दूर की जा सकती है, आपको बताना है। इनमें से ऑप्शन क्या है, नाइट्रोजन या पोटास या फास्फोरस। बी ऑप्शन है तांबा, नाइट्रोजन और लोहा। या फिर सी का है लोहा, मैग्नीशियम और पोटास। डी क्या है, जस्ता, बोरॉन और तांबा। तो आपका जो ऑप्शन है, जो हमें पौधों के लिए जो आवश्यक तत्व हैं यानी कि धातु हैं, वो कौन सी हैं, जस्ता, बोरॉन और तांबा। ठीक है, तो दूर करने के लिए जो भी तत्वों के तत्व होते हैं हमारी, ये धातु यानी कि धातु हैं। जस्ता एक बोरॉन, ये बोरॉन एक धातु, और तांबा भी क्या है, एक धातु है। तो पौधों की पूर्ति करने के लिए ये धातु क्या है, आवश्यकता है। जिप्सम के सबसे विशाल भंडार देश के निम्नलिखित में किस राज्य में पाए जाते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आपको बताना है ये भारत में, ये क्या है, भारत में, जो हमारे देश में जो कौन से राज्य में जिप्सम के भंडार पाए जाते हैं। ये भारत में ही है, विश्व में नहीं है, भारत में। ठीक है, तो ये कौन से राज्य में है वो आपको बताना है। मध्य प्रदेश या राजस्थान या कर्नाटक या फिर तमिलनाडु। तो आपका जो ऑप्शन है वो है बी, यानी कि राजस्थान में जिप्सम के भंडार पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए। जस्ता तथा पारा तत्व है अपरूप या विरल मृदा तत्व है, या साधारण तत्व है, या ट्रांजिशन तत्व है। तो आपका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन ट्रांजिशन तत्व है। ठीक है, पौधों में जल एक महत्वपूर्ण घटक है जो भाग लेता है, मतलब जो जल में जो भाग लेता है, जल को जो पौधे में सोखता है, वो किसमें ये जो है वो करता है, भंडार किसमें एकत्रित करता है, किसके कारण करता है, ये आपको बताना है। तो नंबर एक ऑप्शन है उत्स्वेदन में, या फिर ठंडा होने में, या प्रकाश संश्लेषण में, या
श्वसन में। तो आपका जो ऑप्शन है वो क्या है, प्रकाश संश्लेषण में जो है ये जल एक महत्वपूर्ण घटक है। किसके लिए, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, आगे देखिए, ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में, ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करने वाले यंत्र को कहते हैं। आपका ऑप्शन है माइक्रोटोम या लाउड स्पीकर या माइक्रोफोन या फिर मैग्नेटोमीटर। मैग्नेटोमीटर। तो आपका जो ऑप्शन है सी, माइक्रोफोन क्या है, ये ध्वनि को किस में परिवर्तित कर देता है, विद्युत ऊर्जा में, ठीक, या विद्युत तरंगों में। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटॉन नलीय एंजाइम है। तो आपको बताना है प्रोटॉन जो एंजाइम है, प्रोटॉन का जो एंजाइम है निम्नलिखित में से कौन सा है, ये आपको बताना है। नंबर 1 है डाइस्टेट या यूरिएस या फिर टाइलिन या फिर पेपेन। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन है वो क्या है, जो हमारा प्रोटॉन का जो एंजाइम है वो किस में पाए जाते हैं, हमारे प्रोटॉन एंजाइम पेपेन में। क्लियर है, आगे देखिए, द्रवों में आवेश का प्रवाह होता है, द्रवों में आवेश का प्रवाह होता है अणुओं द्वारा या आयनों द्वारा या फिर इलेक्ट्रॉन द्वारा या परमाणु द्वारा। तो आपका जो ऑप्शन है, जो द्रवों में जो आवेश का प्रभाव होता है वो किसके कारण होता है, प्लस माइनस। प्लस माइनस कारण किस, प्लस माइनस को हम क्या बोलते हैं, आयनों। प्लस माइनस जो संयोजकताएं होती हैं उनको क्या बोलते हैं, हम आयन बोलते हैं। तो जो भी है द्रव में जो आवेश जो प्रवाह होते हैं वो किसके कारण होते हैं, हमारे आयनों के कारण। ठीक है, डोलोमाइट का महत्वपूर्ण उपयोग किस उद्योग में होता है। ये जो आपको जो बताना है, डोलोमाइट का जो महत्वपूर्ण उपयोग है वो किस उद्योग में होता है, ये आपको बताना है। नंबर 1 है सीमेंट उद्योग में, फिर बी है इस्पात तथा संबंधी उद्योग में, या फिर निर्माण कार्यों में, या फिर उर्वरक उद्योगों में। तो जो आपका जो ऑप्शन है कौन से उद्योग में, इस्पात के जितने भी उद्योग होते हैं, कहने का मतलब है संबंधित जितने भी इस्पात जो होता है, इस्पात बोलते हैं मतलब आयरन। ठीक है, जितने भी आयरन के बिजनेस हैं, यानी कि जितनी भी इसके अकॉर्डिंग है, जितने बिजनेस हैं वो किस में आते हैं, हमारे इस्पात उद्योग में। और इस उद्योग का नाम क्या है, डोलोमाइट। डोलोमाइट का जो है वो इस्पात के से संबंधित जितने भी काम आते हैं वो। ठीक है, वह गैस कौन सी है जो अक्रिय होते हुए भी स्थायी नहीं है, वो क्या है, वह आपको बताने, वह कौन सी गैस है जो अक्रिय गैस जो होती हैं वो स्थायी होते हुए भी नहीं है। तो क्या है, हीलियम या फिर रेडॉन या फिर नाइट्रोजन या फिर जिनोन। ठीक है, ये क्या है, रेडॉन या फिर जिनोन, ये आपको बताना है। तो आपका जो ऑप्शन है जो अक्रिय होते हुए भी वो स्थायी नहीं है, वो जो गैस है वो क्या है, रेडॉन जो गैस है वो स्थायी होते हुए क्या है, मतलब सॉरी, अक्रिय होते हुए भी स्थायी नहीं है। ठीक है, कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, वो आपको बताना है कि नंबर 1 केंद्रक में या फिर केंद्रिक में, या फिर कोशिका द्रव में, या फिर कोशिका भित्ति में। तो आपका जो ऑप्शन है वो क्या है, सी। आपका ऑप्शन क्या है, सी। ठीक है, कोशिका द्रव में क्या पाए जाते हैं, कोशिका में मतलब कोशिका द्रव में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। ठीक है, पौधों में प्रोटीन का संश्लेषण मुख्य रूप से होता है, पौधों में प्रोटीन का संश्लेषण मुख्य रूप से होता है, वो आपको बताना है। जड़ों में, पत्तियों में, या फिर तनों में, या विभज्योतीय या तथा संग्राहक उत्तकों में। तो आपका ऑप्शन है विभज्योतकीय और संग्राहक
में। क्लियर है? आगे देखिए, गेहूं के दानों में पाई जाने वाली प्रोटीन को कहते हैं, गेहूं के दाने में पाई जाने वाली प्रोटीन को कहते हैं एलुवीमिन या फिर गैलोबुलिन या फिर गैलुटेलिन या फिर हिस्टोन। तो आपका जो ऑप्शन है वो क्या है? आपका गैलुटेलिन आपका ऑप्शन ठीक है। जो गेहूं के दाने में जो पाई जाते हैं प्रोटीन, उसका नाम क्या है? गैलुटेलिन। ठीक है, आगे देखिए, विभव प्रवणता का माप है, विभव प्रवणता का जो माप है वो किससे मापी जाती है? इसका यानी कि मात्रक ये किससे मापे जाते हैं? कूलाम से या ओम सेंटीमीटर से या वोल्ट प्रति सेंटीमीटर से या फिर एम्पियर से। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या है? बी, ओम सेंटीमीटर से। क्लियर है? न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या के योगफल को कहते हैं, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या के योग को कहते हैं क्वांटम संख्या, परमाणु संख्या या फिर द्रव्यमान संख्या, फिर आवोगाद्रो संख्या। तो याद रखना, हम द्रव्यमान संख्या बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या बराबर होती है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? द्रव्यमान संख्या। ठीक है। निकोटीन पदार्थ किस पौधे में पाया जाता है? निकोटीन, आप ये एक नशीला पदार्थ होता है निकोटीन। तो सीधी सी बात है, किस में पाया जाएगा? तंबाकू में। किस में? ऑप्शन क्या है आपका? तंबाकू जो है, तंबाकू के पत्तों में क्या पाया जाता है? निकोटीन। ठीक है। पोलियो रोग किस वर्ग के रोगाणु द्वारा होता है? वो आपको बताना है कि जो हमारे रोगाणु ये हैं सब ये दे रखे, विषाणु से या फिर जीवाणु से या कवक से या फिर शैवाल से। तो इसका जो ऑप्शन है वो किससे होता है? हमारा पोलियो रोग जो होता है वो होता है हमारे विषाणुओं के कारण। निम्नलिखित में से किस पौधे की जड़ों पर ग्रंथियां पाई जाती हैं? निम्नलिखित में से किस पौधे की जड़ों पर ग्रंथियां पाई जाती हैं वह आपको बताना है। तो नंबर ए है आलू, टमाटर या मक्का, फिर या मटर। तो आपका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर डी। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या है? डी। इसमें क्या है कि इस पौधे की जड़ों में क्या पाई जाती हैं? ग्रंथियां पाई जाती हैं। वो क्या है? आपका मटर। कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है, ये आपको बताना है किसके कारण होता है? कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन से, या फिर कार्बन हाइड्रोजन सल्फर से, या फिर कार्बन सल्फर फास्फोरस से, या फिर कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स जो का निर्माण जो होता है वो किस किस के कारण होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कारण। क्लियर है? टाइफाइड तथा पेचिस रोग फैलता है, टाइफाइड तथा पेचिस रोग जो फैलता है वो किसके कारण फैलता है? ये आपको बताना है, वायु प्रदूषण से, या फिर जल प्रदूषण से, या स्थलीय प्रदूषण से, या फिर रेडियोधर्मी प्रदूषण से। ये आपको बताना है। तो आपका जो ऑप्शन है वो क्या है? जो ये टाइफाइड और पेचिस जो रोग होते हैं वो किसके कारण होते हैं? हमारे जल प्रदूषण से। निम्नलिखित में से कौन सा C4 पौधा है? निम्नलिखित में से जो C4 पौधा है वो आपको बताना है, मटर या फिर नारियल या फिर मक्का या पीपल। तो ये C4 ये कार्बन का एक रूप है। C4 इसको बोलते हैं, एक कार्बन का रूप है। इस कार्बन ये रूप जो पाया जाता है वो किस में पाया जाता है? मक्का में। ठीक है। जो कार्बन की जो मात्रा है C4 किस में पाई जाती है? मक्का में। ठीक है। आगे देखिए, समुद्री घोड़ा है, समुद्री घोड़ा है एक समुद्री स्तनधारी, या फिर एक मछली, या एक कोरल पौधा, या फिर एक
समुद्री शैवाल। तो आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी, ये मतलब समुद्री घोड़ा जो है वो क्या है, एक मछली है। क्लियर। प्राचीन चट्टानों पर अंकित होने वाली जीवों के अभिचिन्हों को कहते हैं, जीवों के अभिचिन्हों को कहते हैं समजात अंग या समवर्ती रचना या जीवाश्म या अवशेषी अंग। तो आपका जो ऑप्शन है, जो पुराने जीव जंतु जो पाए जाते हैं यानी कि अवशेष जो पाए जाते हैं जीवों के, उनको क्या बोलते हैं हम, जीवाश्म। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, जीवाश्म। क्लियर है। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन से अंडे देने वाला जंतु है, निम्नलिखित में कौन सा अंडा देने वाला जंतु है वो आपको बताना है। तो पहला है कंगारू, या फिर चूहा, या फिर चमगादड़, या डकबील। तो आपका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर यानी कि डी, डकबील जो है वो अंडे देने वाला क्या है, जंतु है। ठीक है। परा यूरेनियम या पैरा यूरेनियम है, ये क्या है, पैरा यूरेनियम तत्व होते हैं, पैरा यूरेनियम तत्व होते हैं, वो कौन से होते हैं वो आपको बताना है। वे तत्व जो यूरेनस ग्रह से आगे पाए जाते हैं, या फिर वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक यूरेनियम से अधिक होता है, या फिर गैसीय तत्व, या डी क्या है, तत्वों के समस्थानिक रूप। तो आपका जो ऑप्शन है ये पैरा यूरेनियम जो है तत्व, ये क्या होता है, वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक यूरेनियम से अधिक होता है वो क्या कहलाते हैं, हम पैरा यूरेनियम तत्व कहते हैं। वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को कहते हैं, वायुमंडल में होने मतलब वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को जो कहते हैं वो क्या है, वेरोग्राफ द्वारा, या क्रेस्कोग्राफ द्वारा, या फिर वेरोमीटर द्वारा, या फिर सिस्मोग्राफ द्वारा। तो आपका जो ऑप्शन है वो क्या है, इसका ऑप्शन नंबर ए, वेरोग्राफ द्वारा। क्लियर है। वाहनों के इंजन को ठंडा करने वाले उपकरण यानी कि यंत्र को कहते हैं, वो क्या है आपका, वो बताना है। तो नंबर ए है क्या है, रेफ्रिजरेटर, या फिर रेडिएटर, या फिर कार्बोरेटर, या फिर जीएम काउंटर, ये आपको बताना है। तो आपका जो ऑप्शन है वो क्या है, रेडिएटर क्या है, इंजन को क्या करने, ठंडा करने में सहायता करता है। गाड़ियों के जो इंजन होते हैं उनको ठंडा करने में सहायता कौन करता है, रेडिएटर। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग सबसे घातक है वो आपको बताना है। ये ऑप्शन दे रखे हैं, चेचक, या पोलियो, या फिर मलेरिया, या फिर एड्स। जो सबसे घातक जो रोग है वो क्या है, एड्स का होना। ठीक है, जो सबसे घातक रोग है वो क्या है हमारा, एड्स। पौधों में श्वसन होता है केवल रात में, केवल प्रातः के समय में, यानी कि प्रातः यानी कि सुबह को बोलते हैं। ठीक है, केवल दिन में, या फिर दिन में भी और मुख्यतः रात में भी। तो सीधी सी बात है, अगर पेड़ पौधे हैं तो वो किस में, दोनों में सांस लेते होंगे, तो दिन में भी और मुख्य से रात में भी क्या होंगे, ये श्वसन लेते हैं। कृषि शास्त्र में किसको उन्नत किया जाता है, कृषि शास्त्र में किसको उन्नत किया जाता है, पौधे और पशु को, या फिर फसल वाले पौधों को, या फिर केवल फलों के पौधों को, या फिर कृषि को। तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, पौधों और पशुओं को। क्लियर है। सघन खेती का संबंध किससे है,
सघन जो खेती है वो उसका जो संबंध है ये आपको बताना है, वो किसी श्रम के सघन उपयोग से उपज, या फिर उर्वरक के सघन उपयोग से उपज, या फिर आयातित निवेशों के बड़े पैमाने पर उपयोग द्वारा उपज बढ़ाना, या फिर मौजूदा भूमि के सघन उपयोग से उपज बढ़ाना। तो आपका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, मौजूदा भूमि के सघन उपयोग से उपज बढ़ाना। ट्रक फार्मिंग क्या है? ट्रक फार्मिंग क्या है ये आपको बताना है। व्यापारिक स्तर पर सब्जियों की कृषि, या फिर व्यापारिक स्तर पर फलों की कृषि, व्यापारिक स्तर पर फलों की कृषि, या फिर भारी संख्या में ट्रक संचालन करना। तो आपका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका? व्यापारिक स्तर पर सब्जियों की कृषि। फ्लोरीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है ये आपको बताना है। फलों का, सब्जी का, या वनों का, या फिर फूलों का। तो फ्लोरीकल्चर जो होता है वो किस में होता है? फूलों में, ठीक है। पोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है वो आपको बताना है। पोमोलॉजी जो है वो क्या है? फलों का, या फिर फूलों का, या फिर सब्जियों का, या फिर वनों का। तो आपका ऑप्शन है पोमोलॉजी है वो किस में किया जाता है? फलों के लिए। और रिकल्चर शब्द का संबंध है वो आपको बताना है। वो क्या है? सब्जी विज्ञान से, या फिर पुष्प विज्ञान से, या फल विज्ञान से, या फिर पल विज्ञान से। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए, सब्जी विज्ञान से। सिल्वीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है वो आपको बताना है। फलों का, या फिर फूलों का, सब्जियों का, फिर या वनों का। तो आपका जो ऑप्शन है वो क्या है? सिल्वीकल्चर जो है वो किसके लिए किया जाता है? वनों के लिए, ठीक है। मोनोकल्चर एक विशिष्ट लक्षण है। मोनोकल्चर एक विशिष्ट लक्षण है वो आपको बताना है। स्थानांतरीय कृषि व्यवस्था का, या फिर आजीविका कृषि का, या फिर सी ऑप्शन है व्यापारिक अनाज की कृषि, या फिर विशिष्ट बागवानी। तो आपका जो ऑप्शन है वो क्या है? स्थानांतरित कृषि व्यवस्था का, मोनोकल्चर। मृदा के अध्ययन का उल्लेख करने के लिए, मृदा के अध्ययन का उल्लेख करने के लिए प्रयुक्त शब्द है वो आपको बताना है। भूमि विज्ञान, या फिर भूभारशास्त्र, या फिर डॉक्सोलॉजी, या फिर पारिस्थितिकी, ये आपको बताना है। तो इसमें जो सीधी सी बात है, मृदा यानी कि भूमि, तो ये इसका जो अध्ययन किया जाता है वो किसमें? भूमि विज्ञान के लिए। मृदा से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? मृदा से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है ये आपको बताना है। मृदा विज्ञान, या फिर शिक्षा शास्त्र, या फिर पारिस्थितिकी, या फिर पोमोलॉजी। तो आपका जो ऑप्शन है वो क्या है? मृदा विज्ञान इसके अंतर्गत में अध्ययन किया जाता है। जीवित चीजों पर जीवित चीजों पर मुद्दे के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है वो आपको बताना है। एंट्रोलॉजी, या फिर एडाफोलॉजी, या फिर एग्रोबायोलॉजी, या फिर डेस्मोलॉजी। तो आपका ऑप्शन है एडाफोलॉजी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी।
भारतीय कृषि अनुसंसाधन समिति ने भारतीय मिट्टी को कितने वर्गों में विभाजित किया, यानी कि मिट्टी जो है वो कितने वर्गों में विभाजित की है, 4, 6, 8 या फिर 11। तो आपका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। तो इस भारतीय मिट्टी को जो है, आपका जो ऑप्शन नंबर है वो क्या है, 8, यानी कि सी ऑप्शन है। इसको भारतीय मिट्टी को 8 भागों में विभाजित यानी कि वर्गों में विभाजित किया गया है। नूतन जलोढ़ मिट्टी किस नाम से जानी जाती है, तो ये आपको बताने, नूतन जो जलोढ़ मिट्टी है वो किस नाम से जानी जाती है, खादर या फिर बांगड़ या फिर भावर या फिर रेहे। तो आपका जो ऑप्शन है वो क्या है, खादर। इस मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है, खादर। काली मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, ये आपको बताना है कि कार्बनिक पदार्थ या फिर गोबर की खाद या फिर टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट एवं ह्यूमस या फिर ह्यूमस। तो आपका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट एवं ह्यूमस के कारण क्या होता है, काली मिट्टी का काला रंग। ठीक है। किस मिट्टी में अधिक समय तक आर्द्रता बनाए रखने की क्षमता होती है, किस मिट्टी में आर्द्रता, नमी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आर्द्रता जो होती है नमी। तो ऐसी कौन सी मिट्टी है इनों में जो आर्द्रता की क्षमता क्या होती है, सब बनाए रखने की सबसे अधिक होती है, वो क्या है, लाल मिट्टी या फिर काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर लैटराइट मिट्टी। तो आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी। तो काली मिट्टी में सबसे ज्यादा नमी यानी कि आर्द्रता रखने की क्षमता होती है। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती या नहीं पड़ती है, तो वो आपको बताना है, काली मिट्टी या फिर लाल मिट्टी या फिर जलोढ़ मिट्टी या फिर लेटराइट मिट्टी। मैंने आपको बताया ये सबसे जो नमी पाई जाती है वो कौन सी मिट्टी में पाई जाती है, काली मिट्टी। तो इसमें यही है, सिंचाई के लिए कौन सी मिट्टी की आवश्यकता नहीं, मतलब सिंचाई की आवश्यकता कौन सी मिट्टी है, वो है काली मिट्टी। किस मिट्टी का स्थानीय नाम रेगुड़ है, वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर लाल मिट्टी या फिर काली मिट्टी या फिर लेटराइट मिट्टी या फिर जलोढ़ मिट्टी। तो आपका ऑप्शन है काली मिट्टी। मूंगफली की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयोगी होती है, जो मूंगफली जो होती है उसके लिए मिट्टी जो उपयोगी है वो कौन सी है, काली मिट्टी या फिर लाल मिट्टी या लेटराइट मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी। तो मूंगफली के लिए है कौन सी, काली मिट्टी। ठीक है। कपास की खेती के लिए इन सभी में से सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, तो आपके लिए ये कौन से, लेटराइट मिट्टी या फिर लाल मिट्टी या फिर काली या फिर जलोढ़। तो ये ही है हमारी कपास के लिए जो महत्वपूर्ण जो मिट्टी होती है वो काली मिट्टी होती है। ठीक है। आज के लिए इतनी ही क्लास है, धन्यवाद।